अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट लेक्चर में रिकार्टी क्वेश्चन, बर्नौली क्वेश्चन और क्लारेट से क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस कर ली होगी और उसको समझ लिया होगा. Now we are going to study today about the higher order differential equations, what they are and how we can calculate the solutions of the higher order differential equations. तो ये पेज नंबर आपकी बुक का जो है ये 265 है. तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसके डिफरेंशियल से पता चलता है. तो जब आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी तो हम डी वाई बाई डी एक्स से स्टार्ट करते थे अपनी इक्वेशन को. जब हम हायर ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव की जो भी ऑर्डर बन रहा होगा वो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा. तो फिर हम उसको यानी या तो सेकंड ऑर्डर होगा या सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं. और द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ mth ऑर्डर अगर हम कंसीडर करें तो उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स आते हैं. से वो जो उसके साथ कोफिशिएंट्स आएंगे या a1 a2 a3 अप टू सोन am तक, दे आर कॉल्ड द m पैरामीटर फैमिली ऑफ द सॉल्यूशंस. ठीक है, तो उसमें mth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम उसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हम देखेंगे कि हम किस तरह से mth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है वो जनरल सोल्यूशन और उसके फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे. एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय डेफिनेट सेट्स ऑफ द वैल्यू इनकी मदद से. ये जो कांस्टेंट्स हैं mth ऑर्डर के a1 a2 a3 अप टू सोन am तक, तो अगर mth पैरामीटर की फैमिली की मदद से हम उस mth ऑर्डर का जनरल सोल्यूशन और उसका फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और इट इज़ सेड टू बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर हम उसको उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे. तो ये हम देखेंगे कि ये जैसे अब ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दो तरह की फॉर्म्स होती हैं. या तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या ये इनहोमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. होती दोनों सेकंड ऑर्डर है. यानी एक इक्वेशन ये है जो कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी निशानी ये है कि इसमें जो राइट हैंड साइड है ये ज़ीरो के इक्वल होता है. अगर राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो होगा तो हम ये कहेंगे दिस इज़ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें आप देखें कितने कोफिशिएंट्स आ रहे हैं या कितने कांस्टेंट्स आ रहे हैं जितना ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर mth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना तो वहाँ पे m कांस्टेंट्स, m पैरामीटर फैमिली आएगी. यहाँ पे चूँकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो a2 से स्टार्ट करेंगे. सो a2 जो है वो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस दूसरा पैरामीटर क्या होगा a1 डी वाई ओवर डी एक्स और जो तीसरा है वो a नॉट होगा y के साथ इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे तीन आपके कांस्टेंट्स आए हैं a नॉट a1 और a2. अगर ये रियल कांस्टेंट्स होंगे तो उसके लिए आपके पास इसमें डिपेंड करता है आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को किस तरह से फाइंडिंग द रूट्स ऑफ m1 और m2 को कैलकुलेट करके आप किस तरह से लिखेंगे. तो इसका जो सोल्यूशन है इस सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर रियल कांस्टेंट्स हैं a नॉट a1 a2 तो वो इस तरह से इसका सोल्यूशन बनता है. y इज इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ m2x. ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन बनता है. वेयर m1 और m2 जो हैं ये भी रियल होंगे. अगर a1 और a2 रियल कांस्टेंट्स हैं तो m1 m2 उसके लिए रियल हैं. ठीक है, और ये अगर m1 m2 रियल है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, और रियल अगर वो एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ये रियल है तो हम इसको सिंगल m से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इसको हम कॉमन लेके तो एक्सपोनेंशियल के साथ mx आ जाएगा. लेकिन अगर m1 और m2 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो फिर यानी कम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है a प्लस माइनस योटा b की फॉर्म है, तो फिर जो आपका जनरल सोल्यूशन है याद रखें हम जनरल सोल्यूशन की बात करें क्योंकि जनरल ये जो कांस्टेंट c है ये जनरल सोल्यूशन में आता है. तो फिर आपके पास अगर m1 m2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो जनरल सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म का बनेगा कि y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ax और साथ आपके पास ब्रैकेट में जो है वो c1 के साथ कॉज ऑफ bx और c2 के साथ साइन ऑफ bx जो आ जाता है. ठीक है, तो ये हम जब उसको खोलते हैं उसकी ये तब जनरल सोल्यूशन बनता है जब हम कम्प्लेक्स नंबर को ओपन करते हैं. ठीक है ना, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कि कॉस जो है वो रियल नंबर को शो करता है और फिर जो आयोटा के साथ साइन का आता है ना
तो वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं इसमें। तो ये दो तरह के सोल्यूशन लिखे हैं। पहला सोल्यूशन तब है जब m1 और m2 रियल है, और दूसरा सोल्यूशन तब आप लिखते हैं जब m1 और m2 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको इधर बताई है वो ये बताई है कि ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जितना भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने आपके पास कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स आते हैं उस इक्वेशन में, और उन कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स की मदद से आप उसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप उसका जर्नल सोल्यूशन और फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो 3 कांस्टेंट्स आए हैं a2 a1 और a0, और इनको रियल अगर हमने कंसीडर किया तो फिर हम इसके बाद अगर ये रियल होते हैं तो इस पे आगे डिपेंड करता है कि m1 और m2 जो इसके सोल्यूशन में आ रहे हैं वो अगर रियल हैं तो उस सोल्यूशन इस फॉर्म का होगा, और अगर m1 और m2 जो सोल्यूशन में आते हैं अगर वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं फिर सोल्यूशन की ये फॉर्म बनती है। अब इसमें सोल्यूशन में दीज सोल्यूशंस आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ये होमोजेनियस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो हैं, यानी वाई सी से आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूशन एक ही तरह का होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की फॉर्म का और होमोजेनियस में, ठीक है। लेकिन जब नॉन होमोजेनियस होगा तो सोल्यूशन के दो हिस्से होंगे, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कि नॉन होमोजीनियस की निशानी भी क्या है। अब होमोजीनियस की निशानी थी कि राइट हैंड साइड 0 है, और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक फॉर्म का होगा जिसको हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे, चाहे वो रियल हो चाहे वो कम्प्लेक्स हो। लेकिन जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी आपके पास, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की क्या निशानी है वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की निशानी ये है कि आपके पास उसी तरह की इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड वही है a2 a1 और a0 के साथ, लेकिन जो राइट हैंड साइड है अब वहाँ जहाँ पहले 0 होता था वहाँ अब f ऑफ x है, यानी एनी फंक्शन ऑफ x है वहाँ पे। तो ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इसकी निशानी और इसका जो सोल्यूशन भी आएगा, अब पहले तो सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक सोल्यूशन आता था, अब सोल्यूशन के भी दो हिस्से हो जाएंगे इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की वजह से। एक तो पहला हिस्सा वही होगा जो पहले होता था, जो जनरल सोल्यूशन आता था आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो दूसरा हिस्सा होगा इसका वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। और जब आप टोटल आप सोल्यूशन निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो सम करके निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का, ठीक है। इन दोनों के सम के इक्वल होगा आपका टोटल सोल्यूशन अब इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये उन्होंने वर्किंग रूल्स बताए हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने कैसे निकालना है कि अगर आप नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास वो f ऑफ x के f ऑफ d जो है f ऑफ dy जो है वो f ऑफ x के बराबर होगा। f ऑफ x की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। ये जो फंक्शन ऑफ x है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, और ये फंक्शन जो है वो साइन ऑफ ax और कॉज ऑफ ax इस फॉर्म में भी हो सकता है, और ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स आपको बताई हुई हैं कि कब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब फंक्शन की वैल्यूज़ अगर एक्सपोनेंशियल होगी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे जिसमें ऊपर एक्सपोनेंशियल आएगा, नीचे एफ ऑफ ए, वेयर एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर एफ ऑफ ए 0 के इक्वल होगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर फंक्शन आपका 0 आ रहा है, एफ ऑफ ए वैसे तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो आपका सोल्यूशन जो है वो इन्फाइनाइट हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी कि एफ ऑफ ए शुड नॉट बी 0, और अगर एफ ऑफ ए 0 को आप चाहते हैं कि वो 0 ना रहे तो आप इधर क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनी पावर ऑफ के कुड बी 1 और अप टू सॉन जो भी वैल्यू हो सकती है। तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में हम उसको जो है डिनोमिनेटर में हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं फंक्शन का। जब डेरिवेटिव लेंगे और तो फिर हमारा वो जो इसकी एक सिचुएशन बन रही थी कि एफ ऑफ ए 0 हो सकता है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली टर्म का, डिनोमिनेटर की टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं, और इस तरीके को कहा जाता है केस ऑफ फेलियर। यानी अगर आपका एफ ऑफ ए 0 आ रहा हो ना तो वो केस ऑफ फेलियर होता है, तो क्योंकि उससे आंसर आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। तो हमने उस केस ऑफ फेलियर जो है वो अप्लाई करके हमने ये करना होता है कि आपका केस जो आंसर है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता ना, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। फिर अगर एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो साइन ऑफ ए एक्स या कॉज ऑफ ए एक्स के बराबर हो, तो ये दोनों सूरतों में ये तरीका है उसका कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो 1/f ऑफ डी स्क्वायर, और एफ ऑफ डी स्क्वायर जो है वो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट अ 0, यानी इसको भी 0 नहीं होना चाहिए ऑफ एफ ऑफ डी स्क्वायर ना, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो फिर हम क्या ये इस्तेमाल करते हैं चीज़
कि अगर आपका एफ ऑफ डी स्क्वेयर जो है वो 0 बन रहा होगा, जैसे ऊपर हमने किया कि एफ ऑफ एक्स अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अव्वल तो वो एफ ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा ना, नीचे एफ ऑफ डी जो है वो आपका एफ ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, तब जब एफ ऑफ ए 0 ना हो। अगर 0 होगा फिर हम ये रूल अप्लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ डी स्क्वेयर को शो कर रहा है, ठीक है। जब ये एफ ऑफ डी स्क्वेयर को शो करेगा तो एफ ऑफ डी स्क्वेयर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वेयर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो तब जब माइनस ए स्क्वेयर जो है वो भी 0 के इक्वल ना हो। अगर वो 0 होगा तो फिर आप कॉज ऑफ ए एक्स को इस तरह लेंगे, रियल पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साइन ऑफ ए एक्स जो कि रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से हम उसको खोलेंगे, ठीक है, यानी फिर हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे। और इफ़ ए इज़ नॉट 0 ऑफ एफ ऑफ डी, अगर आपका ए जो है वो 0 नहीं होगा तो आप इस तरह से भी आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो आप वाई ऑफ पी 1 ओवर एफ ऑफ डी माइनस ए करके लिख सकते हैं इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यानी इस तरह से भी अगर आपका कोई फंक्शन बन रहा है एफ ऑफ एक्स के साथ, उसके साथ एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, तो फिर नीचे और डी जो है वो 0 नहीं है एफ डी, तो फिर आप एफ ऑफ डी माइनस ए करके इस तरह से भी एक पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तो ये एक अनदर मेथड है जिसमें फंक्शन भी आ रहा होगा, उसके साथ एक्सपोनेंशियल भी आ रहा होगा, ठीक है, और नीचे एफ ऑफ डी की फॉर्म बन रही होगी। अगर वो एक और लास्ट चीज़ ये है कि अगर आपका जो एफ ऑफ एक्स से जो फंक्शन है वो एक पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल में क्या होता है कि तब आप ये फार्मूला लगाते हैं कि आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऊपर एफ ऑफ एक्स रहेगा, नीचे एफ ऑफ डी होगा, और 1 ओवर एफ ऑफ डी जो है वो सीरीज़ ऑफ डी बाय बायनोमियल एक्सपेंशन से लेके आप नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए आप उसकी सीरीज़ एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और वो सीरीज़ एक्सपेंशन करके वो इस फॉर्म में आ जाएगा, बायनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन इसको कहते हैं। बायनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन आप तब करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए जब आपका जो x है दैट शुड बी स्मॉल, यानी जो जिस पे आप सीरीज़ अप्लाई कर रहे हैं अगर वो स्मॉल लेस देन 1 है, फिर आप ये बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 + a1 d + a2 d स्क्वायर अप टू सो ऑन हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाती हैं इसमें। तो ज़्यादातर हम सिर्फ ये डी और डी स्क्वायर तक की टर्म्स लेते हैं, और ये एफ ऑफ एक्स। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इन्होंने सारे आपको बता दिए कि एफ ऑफ एक्स की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं, और उसके साथ फिर वाई पी यानी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो सोल्यूशन है वो आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर ए जो है वो कांस्टेंट है तब आप उसको कैसे करेंगे, अगर ए इंटू एक्स पावर एन जो है वो एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। ये सारी इन्होंने फॉर्म्स लिखी हैं, कॉज ऑफ ए एक्स के साथ, साइन ऑफ ए एक्स के साथ। उसके बाद उन्होंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉज ऑफ एक्स के साथ इस तरह से ये बताया हुआ है आपको कि कैसी कैसी फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है और उनके पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक थे, जो मेन थे, जिनको हम अप्लाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, वो इस तरह के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स जो है वो आपको फेस करना पड़ते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी इस एग्जाम्पल नंबर 5.39 से, कि उन्होंने कहा जी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब माइनस डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। अब ये राइट हैंड साइड जो है वो एफ ऑफ एक्स है, इट मींस ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ना, ठीक है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो पहले सेकंड पार्ट में उन्होंने हुक्स लॉ की दे दी है, पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन देखें कि जो एक नॉन होमोजीनियस और थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें डी भी है लेकिन हम डी को नहीं देखेंगे, हम डी क्यूब को देखेंगे और यहाँ से ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो नॉन होमोजेनियस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसकी आप पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको कहते हैं कि हम खुद ही से एज्यूम कर लेंगे राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल। तो जब हम बाय पुटिंग राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, ठीक है, राइट हैंड साइड को 0 पुट करेंगे तो हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे इससे, यानी डी क्यूब माइनस डी इज इक्वल टू 0। और उसके बाद टू फाइंड द जनरल, ये जो काम हम करेंगे जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, या जो पहला पार्ट है ना उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, दो हिस्से हैं ना आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सोल्यूशन होता है उसके दो हिस्से होता है, पहला पार्ट होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरे पार्ट में आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो दोनों चीज़ें निकालनी है, तो पहले तो हम इसको राइट हैंड साइड को 0 करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के हम क्या करेंगे कि हम उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब जब राइट हैंड साइड हमने 0 कर दी, अब ये हमारे पास रह गया डी क्यूब माइनस डी और इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई भी उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। और फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी क्यूब माइनस डी को डी इंटू डी स्क्वेयर माइनस 1 करके ना, डी को कॉमन लेके। और अब आपके पास रूट्स बन जाएंगे, कितने रूट्स बन गए डी के, डी या तो डी इक्वल टू 0 होगा या डी स्क्वेयर के 2 बन रहे हैं ना रूट्स, एक -1 के साथ और एक +1 के साथ। तो ये टोटल 3 आपके पास m की वैल्यूज़ आ जाएंगी,
ठीक है ना। यानी आपके पास ये 0 के लिए हो जाएगा, -1 के लिए हो जाएगा, 3 रूट्स बन गए ना, और एक +1 के लिए हो गया। तो जब हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे ना अपना, जिसको जो जनरल सोल्यूशन जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, तो वो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी जो है 3 रूट्स की वजह से 3 पार्ट्स पे के सम के इक्वल होगा। जो फर्स्ट पार्ट है, चूंकि उसमें पहला रूट 0 है तो वो C1 है सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है, उसमें कोई एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा। जो सेकंड जो है, फिर उन्होंने पहले +1 वाली टर्म ली हुई, जो +1 वाला टर्म है उसमें C2 और उसके साथ एक्सपोनेंशियल की पॉजिटिव टर्म +x, और जो थर्ड टर्म है -1 का रूट के साथ वो +C3 और उसमें एक्सपोनेंशियल के साथ -x आएगा। तो ये तरीकाकार होता है जब हमारे पास इस तरह से ये 3 रूट्स आ रहे हैं, तीनों के लिए हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये सोल्यूशन लिख दिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के, यानी राइट हैंड साइड को 0 लेके तो वो होमोजीनियस बना के हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब सेकेंड पार्ट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का ये होता है कि हमने उसको उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम निकालेंगे, ये देखिए, अब इसमें हमने फार्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या तरीका होता है कि ये जो हमने राइट हैंड साइड जिसको पहले 0 कर दिया था, अब हम उसको 0 नहीं करेंगे ना पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। ये है ना राइट हैंड साइड पे फंक्शन f(x) है आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो अब आप इधर से y निकाल लेंगे, ठीक है। तो y किसके बराबर होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर दिस होल टर्म, ये जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी d³ - d, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो y शुड बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर d³ - d। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में राइट हैंड साइड को 0 पुट नहीं कर रहे ना। 0 तब पुट किया था जब हमने उससे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना था। अब हमने चूंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो अब हम y कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी इसमें अजम्पशन नहीं करेंगे, और y बराबर होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर d³ - d इस फॉर्म में। अब यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, तो ऊपर एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, नीचे अगर d³ - d में से d को अगर मैं कॉमन लूँ ना, तो d को कॉमन लेके आपके पास क्या बन जाएगा, अंदर ये इसमें से अगर आप d को कॉमन लें ना इस टर्म में से, तो d कॉमन लेने के बाद आपके पास बनता है d² - 1, ठीक है ना। अब d² - 1 जो है ना उसको आप स्प्लिट करके d-1 इंटू d+1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मजीद आगे उन्होंने स्प्लिट करके लिखा है, d साथ रहेगा और d के साथ है d-1 इंटू d+1। अब ये वो बात आ गई वो जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है यहाँ पर, कि अगर वो आपका फंक्शन f(a) 0 को अप्रोच कर जाता है। अब ये 0 को अप्रोच कैसे कर रहा है, अप्लाई द केस ऑफ फेलियर हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप d को 1 पुट कर दें ना, तो आपकी पूरी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, यानी d1 के ऊपर, यानी f(1) अगर आप लेंगे, बिकॉज ये जो नीचे वाली टर्म होती है ये सारी f(d) को शो करती है ना। यहाँ पे आपने देखा था जो नीचे वाली टर्म है वो f(d) को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जो f(d) है आपका, d को अगर आप 1 ले लें, यानी f(1) पे आप इसको कैलकुलेट करें, तो वो नीचे वाली पूरी टर्म 0 हो जाती है, जो कि आपके आंसर को इनफाइनाइट कर देगी। तो फिर उस सूरत में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे केस ऑफ फेलियर में, कि जब ऊपर एक्सपोनेंशियल की टर्म बन रही हो और नीचे f(d) हो, जिसको आपने f(a) कह रहे हैं, तो ऊपर एक्सपोनेंशियल है, नीचे f(a) है, ये वाली फॉर्म है। और नीचे वाली टर्म अगर आपकी 0 के अप्रोच कर रही है, तो फिर हमने जो केस ऑफ फेलियर लगा के क्या किया था, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया था और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया था। अब ये देखें, ऊपर हमने चूंकि d1 के ऊपर कर रहे हैं ना, तो इन्होंने तो x की पावर k किया था ना, तो k कुड भी 1, k इज एनी कांस्टेंट। तो यहाँ चूंकि हम 1 के लिए कर रहे हैं, d इज इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं ना, तो x की पावर 1 होगी, ठीक है। तो ऊपर x की पावर 1 यानी x, और एक्सपोनेंशियल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है आपका, जो ये था आपका फंक्शन f(d), उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हमने उसको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू d। तो अगर आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू d, तो आप देखेंगे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 3d² - 1, ठीक है। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये 3d² - 1 बन जाएगा। अब जब आप d को 1 पुट करेंगे तो ये अब ये 0 को अप्रोच नहीं करेगा ना, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब आप d को 1 पुट करेंगे, सो अब आपका जो फंक्शन है ये नीचे 2 की वैल्यू देगा, जो यहाँ पे आई हुई है, बिकॉज आपको पता है ये 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 3 - 1 इज़ 2, तो ये नीचे 2 आ जाएगा। अब वो 0 नहीं बन रहा, ठीक है। तो ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली टर्म का हमने फंक्शन f(d) का हमने डिफरेंशियल लिया विद रिस्पेक्ट टू d, और उसमें अब d1 पुट किया, तो फिर आपके पास ये चीज़, ये वाली पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो आपके पास बन गया। तो अब जब आप टोटल जर्नल सोल्यूशन लिखेंगे, तो उस जर्नल सोल्यूशन के 2 हिस्से होते हैं ना नॉन होमोजीनियस के लिए। एक तो आपके पास बनता है ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट, ठीक है,
जो आप जिसमें आप राइट हैंड साइड को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के राइट हैंड साइड को जीरो पुट करके निकालते हैं, और दूसरा पार्ट आपका बनता है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला ना। तो दोनों पार्ट को जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल जनरल सोल्यूशन आ जाएगा उसका फाइनल, और वाई सी प्लस वाई पी करके। तो अब जो पहला पार्ट आपने निकाला था कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है फंक्शन से, वो ये था C1 प्लस C2, क्योंकि 3 रूट्स आए थे ना, तो वो ये तीन के सम, ये तीनों टर्म्स हम उठा के इसमें इधर डाल देंगे कम्प्लीमेंट्री में, प्लस जो आपने वाई पी अभी निकाला है इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल से, उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो ये टोटल जनरल सोल्यूशन आपका बन जाएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। अब ये था पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में उन्होंने आपको कहा है कि आपने मैस m है जिसको आपने हुक्स लॉ लगा के स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, ऑसिलेटरी मोशन देंगे आपको, स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन करेगा, डिस्प्लेसमेंट ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप उस पर लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स जो है आपको पता है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से लगेगी, और जो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे लगती है वो हुक्स लॉ से लगती है। तो ये उन्होंने आपको इक्वेशन दी। बेसिकली ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करी है ma, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो न्यूटन लॉ की फोर्स को रिप्रेजेंट करी है, F = ma, बिकॉज जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली एक्सेलेरेशन को शो करता है ना, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलेरेशन होता है, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट के सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी आपको एक्सेलेरेशन के इक्वल होगा। तो दिस इज ma = -kx आता है रीस्टोरिंग फोर्स से, हुक्स लॉ में, हुक्स लॉ से आता है बेसिकली। तो ये हमने न्यूटन लॉ की फोर्स को बराबर किया हुक्स लॉ की फोर्स के। तो ये उन्होंने आपको बेसिकली इक्वेशन दी है, और इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे लेके चलें md²x/dt² = -kx, तो यहाँ से अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ से d²x/dt² ये m उस तरफ चला जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा -k/m × x, और ये -k/m को जो पूरी टर्म को उठा के x वाली को आप इसके साथ लें तो ये प्लस होके इक्वल टू 0 हो जाएगी। और ये अब आपको सिंपली जो है ये आपको जो है ना वो अब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का शो कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 हो गई है। तो ये जो होमोजीनियस इसमें k/m जो है वो आपका ओमेगा स्क्वायर को शो करता होता है, क्योंकि ये जब आपने इसकी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ये k/m जो है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा जो है वो √k/m को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये √k/m के बराबर होती है, ये इस स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे ये जो आपकी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन तो बहुत आसान है। इसमें अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें ये आपकी ऑलरेडी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्योंकि जिसकी राइट हैंड साइड 0 होती है वो ऑलरेडी एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी अब आप कैसे लिखेंगे, बस डी की फॉर्म में लिखेंगे इसको आप, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी d²x/dt² को आप d² लिखेंगे, कैपिटल D², प्लस ओमेगा²x को आप ओमेगा² लिखेंगे, ठीक है। तो ये अब आपकी करेक्टर = 0, ये अब आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये प्लस ओमेगा² उधर जाके माइनस ओमेगा² हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से आपने रूट्स निकालने होते हैं ना अपनी इक्वेशन के। अब रूट्स किस तरह बनेंगे, d² = माइनस का मतलब होता है योटा², ठीक है। आप योटा माइनस को योटा² से रिप्लेस कर सकते हैं और दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका योटा के 2 रूट्स बन जाएंगे, ये योटा ओमेगा के 2 रूट्स बन जाएंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ठीक है। तो अब आप जनरल सोल्यूशन में इसका मतलब है 2 पार्ट्स होंगे, एक पॉजिटिव, एक इसका पॉजिटिव पार्ट होगा और एक उसका जो है इमेजिनरी पार्ट, यानी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो जो अब आपका जनरल सोल्यूशन बनेगा यहाँ से, एक वो होगा C1 cos ऑफ ओमेगा टी जो कि उसका रियल पार्ट होगा, प्लस C2 साइन ऑफ ओमेगा टी के साथ, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव पार्ट आपको उसका रियल पार्ट देगा कॉस के साथ, और नेगेटिव पार्ट जो है माइनस योटा जो है वो उसका साइन जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 2 रूट्स की वजह से आपके पास जो जनरल सोल्यूशन है उसके ये 2 हिस्से बनेंगे, ठीक है। और चूंकि एयोटा आया है रूट्स में आपके पास, इसीलिए आपके आंसर में भी कॉज ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी आया, ठीक है। तो ये तरीका था जब आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो ये आपके एक ही प्रॉब्लम में दोनों तरह के आपको आ गई है, एक नॉन होमोजीनियस का भी आपको आइडिया हो गया कि उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालते हैं। पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, फिर दोनों को सम करेंगे। और जो आपकी अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आपने सीधा सीधा बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के रूट्स निकालने होते हैं और उसका जनरल सोल्यूशन लिख देना होता है। इसी तरह अब आप दूसरी जो है वो प्रॉब्लम वो भी कर सकते हैं, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डी के ऊपर स्क्वायर है, तो ये भी नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे फंक्शन है f(x) sin 3x को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये दिस इज़ द नॉन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें भी आपने क्या करना है, पहले राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल पुट कर लेना है और लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी आपकी d² - 5d + 6 = 0। अब इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन अब आपको करनी आती होगी। फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये दो पार्ट्स बन जाएंगे इसके d - 2 × d - 3, ठीक है, और ये = 0। अब यहाँ से d के दो रूट्स बन गए, d = 2 और d = 3, ठीक है। तो 2 और 3 ये दो रूट्स बन गए। जब ये दो रूट्स बन गए तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में दो पार्ट्स आएंगे ना, सोल्यूशन के दो हिस्से होंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में सोल्यूशन के एक c1 के साथ एक c2 के साथ। c1 जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x को शो करेगा और जो c2 है वो उसके साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x आएगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 जो है वो m1 को शो कर रहा है और जो 3 है वो m2 को शो कर रहा है। ये इस तरह से है जैसे यहाँ पे आपने जो पीछे जब आपने सोल्यूशन लिखा था ना इसका कम्प्लीमेंट्री का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये वाला जब हमने कहा था तो इस फॉर्म में ये आ रहा है ना आपके पास c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x, ठीक है, तो और c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ m2x। ये वाला फार्मूला आपने इधर अप्लाई किया ना, तो ये हमारे पास ये इसको अप्लाई करके ये हमारे पास ये सोल्यूशन हमारे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इस तरह से दो से, एक m1 इधर 2 है √2 की वजह से और √3 की वजह से m2 जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक सोल्यूशन बन गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अब आपको मैंने बताया कि राइट हैंड साइड को अब आप 0 नहीं करेंगे। तो अब आप कैसे निकलेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल में y की वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन से। अब y जो है वो इधर किसके बराबर होगा, sin 3x डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो sin 3x / d² - 5d और +6, ठीक है। तो अब आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है आप इस साइन वाली जो अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के ये फॉर्म्स लिखी हुई है ना आपने, जैसे अब यहाँ पे ऊपर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की कौन सी फॉर्म थी, ये वाली सबसे पहली वाली थी कि e⁴ax / f(d) वाली फॉर्म बन रही थी। अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म बन रही है वो साइन के साथ है, ठीक है। ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये वाली। जब हमने कहा था कि फंक्शन जो है वो साइन हो या कॉस हो तो फिर हम क्या करते हैं, और नीचे जो है वो f(d²) होगी। तो ये वाली चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई हो रही है ना, तो y जो है वो sin ऑफ 3x ओवर नीचे f(d) का स्क्वायर है। तो हम इसमें जो इसकी इमेजिनरी पार्ट है वो किसको शो कर रहा है, इसको फिर हम साइन को किस फॉर्म में लिखते होते हैं, एक्सपोनेंशियल। ये जैसे हमने कहा था कि साइन को फिर आप कैसे लिख लेते हैं, इस तरह से इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा ax की फॉर्म में। अगर ये कॉज होता तो फिर हम उसे कैसे लिखते, रियल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा ax की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि साइन है तो साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ, चूँकि साइन के साथ 3x है ना ax की बजाय, तो वहाँ पे जैसे लिखते थे अयोटा ax तो यहाँ अयोटा 3x हम लिख सकते हैं या 3 अयोटा x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय f(d²) की फॉर्म है। तो f(d² को भी आप ये अगेन ये जिस तरह ऊपर आपने फैक्टराइजेशन की वही वाली फैक्टराइजेशन नीचे इस्तेमाल की है, d - 2 × d - 3 करके। और उसके बाद अब आप इसमें से इसको कैसे कर सकते हैं कि आपके पास इमेजिनरी पार्ट है एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 अयोटा x और नीचे वाली जो टर्म है डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 अयोटा को ना, क्योंकि ऊपर एक्सपोनेंशियल में क्या आ रही है, ए कौन है आप जो है एक्सपोनेंशियल की जो x के साथ टर्म है वो है 3 अयोटा, ठीक है। तो d इज़ योर 3 अयोटा। यहाँ पे जो ऊपर आपने एग्जांपल की थी वहाँ पे d1 था। डी वो वाली टर्म होती है जिसके लिए आपके पास जो पूरा आपका नीचे वाली जो पार्ट है वो अगर 0 को अप्रोच करते हैं तो डी हमने जैसे इधर या जो एक्सपोनेंशियल के साथ जो टर्म आ रही होती है। अब देखिए इधर एक्सपोनेंशियल जो ऊपर फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल के साथ एक्स के साथ जो फॉर्म आ रही थी वो 1 थी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का मतलब है a इज़ 1, आपका कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए हमने डी को 1 लिया था। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ जो ऊपर टर्म आ रही है एक्स के साथ वो क्या आ रही है, 3 अयोटा, तो फिर डी को हम क्या लेंगे, 3 अयोटा, ठीक है। तो दोनों जगह 3 अयोटा पुट करेंगे। उसके बाद इसको हमने ज़रा सॉल्व करना है, ये मैंने इधर अलग से सॉल्व किया है। तो आपके पास ये 3 अयोटा -2 × 3 अयोटा -3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जब इसका प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और उस फॉर्म के बनने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो इस तरह का आंसर आ रहा होगा नीचे -3 × 1 + 5 अयोटा, तो आप इसका जो कम्प्लीमेंट लेके यानी 1 - 5 अयोटा से आप इसको, क्योंकि 1 + 5 अयोटा आ रहा होगा ना आपके आंसर में, तो आप इसका कम्प्लीमेंट लेके 1 - 5 अयोटा और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है इसको सॉल्व कर लेंगे
और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाली टर्म सॉल्व करके ऊपर ये बन जाएगा और नीचे 1 माइनस 5 आयोटा, और इसका आंसर बनता है -78/1 माइनस 5 आयोटा। ये चीज़ इधर अप्लाई की है, ठीक है। तो जब ये चीज़ मैं इधर अप्लाई करूँगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 आयोटा एक्स को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो उसी की तरह बाहर है। जो नीचे वाली टर्म है हमने सिर्फ उसको सॉल्व की है इस तरीके से, और सॉल्व करके हमारे पास बना -78/1 माइनस 5 आयोटा। तो 78 जो है वो नीचे रह जाएगा, -78 तो माइनस को 1 माइनस 5 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये जो इसके साथ माइनस आ रहा था, तो ये -1 + 5 आयोटा बन जाएगा। तो वो डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाएगा ना न्यूमिनेटर में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की टर्म थी। तो ये इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगी इमेजिनरी के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 आयोटा एक्स। यहाँ से पर्टिकुलर जो है इंटीग्रल अब आपका इमेजिनरी ऑफ, अब ये -1 के साथ और +5 आयोटा के साथ दोनों को अलग अलग किया, और एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 आयोटा एक्स को आपने खोल के लिखा। आपको पता है ये कॉज ऑफ AX + आयोटा साइन ऑफ AX, इस तरह से होता है ये। तो वो फार्मूला हमने इस पे लगाया, एक्सपोनेंशियल ऑफ AX जो है आयोटा AX, वो कॉज ऑफ AX + आयोटा साइन ऑफ AX के बराबर होता है। तो वो हमने फार्मूला इधर लगा के, अब हमारे पास हमने बारी बारी ये पहले जो है वो कॉज के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर हमने इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे जब आप उसको कॉज के साथ जब इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी, ठीक है। जो 5/78 वाली टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो आयोटा कॉज के साथ आ जाएगा। और जो पहली वाली टर्म थी वो उसमें -1/78 साइन ऑफ जो है 3x, तो हमने दोनों के इमेजिनरी पार्ट लिए, ठीक है। वैसे तो आप प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं कि रियल पार्ट्स भी आ रहे होंगे ना, लेकिन चूंकि हमने बाहर इमेजिनरी डिफाइन किया हुआ, तो इस इमेजिनरी का मतलब ये है कि आपने जब इसको प्रोडक्ट अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो सिर्फ दोनों के इमेजिनरी वाले आंसर लिखने। इसका इमेजिनरी वाला आंसर -1/78 का कॉज के साथ आएगा, ठीक है, सॉरी साइन के साथ आएगा। -1/78 को जब आयोटा साइन 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, और जब 5/78 आयोटा को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट आता है। तो दोनों के इमेजिनरी वाले प्रोडक्ट जो हैं वो लिखें, तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। और जब आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो फिर आप इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो ऊपर सोल्यूशन निकाला था प्लस इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपने निकाला है, इनको इकट्ठा करके एक जगह लिख देंगे, तो आपका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा फॉर दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। होमोजेनियस होती तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक ही करते हम, यहाँ तक बस, ठीक है। और होमोजेनियस की निशानी होती है कि राइट हैंड साइड 0 होती है। जो नॉन होमोजेनियस है उसकी निशानी है कि राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स होता है। फिर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है, और दोनों का सम करके पर्टिकुलर इंटीग्रल का और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आपका जनरल सोल्यूशन आता है। तो ये तरीका है आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब अगर आप नीचे वाली इक्वेशन देखेंगे, अब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये थर्ड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट हैंड साइड पे f(x) भी आ रहा है, और ये थर्ड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको भी आपने उसी तरीके से पहले उसके रूट्स निकालने हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है कम्प्लीमेंट्री इक्वेशन लिखिए। कम्प्लीमेंट्री जो है वो इक्वेशन आप फंक्शन कैसे निकालते हैं, पहले आप इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं ना, तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड को आप 0 कर देते, ठीक है। फिर आप पहले इसके रूट्स निकालेंगे, उससे आप इसका पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में आप कुछ भी 0 नहीं करते, जो आपका y आ रहा होता है उसको उधर ही रहने देते हैं, और बाकी जो टर्म उसके साथ आ रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होकर ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर को भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। इस पर देखना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का कौन सी फॉर्म लगती है। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म इधर लग रही है ना, ये एक्सपोनेंशियल और कॉज के साथ लग रही है। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को हम बाहर ले लेंगे और साथ कॉज, ये वाली फॉर्म एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है और साथ f(x) भी आ रहा है। f(x) आपका क्या है इधर, कॉज ऑफ 3x ना, तो ये वाली फॉर्म है। तो ये हमने इधर अप्लाई की है। तो ये देखिए इसमें एक्सपोनेंशियल भी है, कॉज भी है, और नीचे f(d) है। f(d) को ज़रा जिस तरह आपने ऊपर इसके रूट्स निकाले हैं, ये इस तरह से जो उसकी फैक्टराइजेशन करके, तो नीचे आपने उसी तरह उसको लिख दिया, और उसके बाद आपने एक्सपोनेंशियल को बाहर कर लिया, और अब आपके पास ऊपर कॉज वाली टर्म है और नीचे वही फैक्टर्स जो आपने उसके निकाले हैं वो उस तरह से हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन के बाद। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो है ये फॉर्म बन जाएगी। और इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में इसको आप ज़रा आगे मज़ीद खुद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। जब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा तो फाइनली आपने क्या करना है कि आपने जनरल सोल्यूशन लिख लेना है। उसी तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का सम लेके आपने उसका जनरल सोल्यूशन लिखना है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का।
उसके अलावा ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आगे, और इन नॉन होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स भी है। तो इसकी भी पहले आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, और उसी तरह से इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, फिर आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। तो वही काम है, और एंड पे आप इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को सम अप करके। तो ये सारा हम जो है आगे जितने मर्जी ऑर्डर, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, अप टू सोन, जितने मर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये आगे भी, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5.43 है, और इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 5.44 है। तो ये सारी आप इसमें इसकी प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को ना, कि जितनी ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आपको और ज़्यादा मेथड जो है आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह देखें, ये जो दकाशी क्वेश्चन है इसकी भी यही फॉर्म है। वो जो है आपके पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, साथ साथ एक्स की पावर्स आ रही हैं, और साथ आपकी डिफरेंशियल टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। nth डेरिवेटिव की टर्म है, और उसके बाद n-1 की अप टू सोन, और ये फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ a0 के साथ, तो an से लेके a0 तक, और ये इन सब में कॉमन y होता है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये कॉशी-यूलर इक्वेशन की भी इस तरह की फॉर्म बनती है, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉशी-यूलर, और इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन होती है जिसमें nth कोफिशिएंट्स आपके आ रहे हैं a0 से लेके an तक, ठीक है, कांस्टेंट्स आते हैं उसके साथ। उसके बाद उसमें जो x है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ x अगर आप ले लें, और t को जो है अगर आप ln ऑफ x ले लें, तो आप उसमें डेरिवेटिव d जो है वो d बाई डी एक्स को शो करता है, डेल्टा जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम को शो करता है, और उसमें एक्स डी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो डेल्टा के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें एक्स स्क्र डी स्क्र जो है वो डेल्टा इंटू डेल्टा -1 को शो करता है, एक्स क्यूब डी क्यूब जो है वो डेल्टा इंटू डेल्टा -1 इंटू डेल्टा -2 अप टू सोन, इस तरह ये चलता जाता है। तो ये कॉशी-यूलर इक्वेशन की फॉर्म एक लिखी है, और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कॉशी-यूलर इक्वेशन की फॉर्म ही है, 5.44 है जो आपकी। तो उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट साइड पे जो आपका फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स जो एक्स क्यूब के इक्वल है, और दिस इज कॉल्ड द कॉशी-यूलर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो एक्स स्क्र डी स्क्र और -2xd और +2, इनमें से y आप कॉमन लेके तो आप एक्स क्यूब, ये आपकी जो है ये कॉशी-यूलर इक्वेशन की शक्ल इसकी बन रही है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना होता है, इसमें आपने x को जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ x लेना होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि x को आप एक्सपोनेंशियल ऑफ x लेते हैं, और t जो है वो आप उसको ln ऑफ x के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। और जब d जो कैपिटल D है वो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x को शो करता है, और जो डेल्टा है वो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t को शो करता है। तो फिर जब आप xt लेंगे वो डेल्टा होगा, x स्क्र डी स्क्र जो है वो डेल्टा इंटू डेल्टा -1 होगा, और अप टू सोन जिस तरह उन्होंने लिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप इस तरह इकट्ठा करें तो फिर आप यहाँ पे एक्स स्क्र डी स्क्र की जगह जो है इस इक्वेशन में आप क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्र डी स्क्र की जगह डेल्टा इंटू डेल्टा -1 और 2xd, तो d की जगह आपने क्या पुट करना है, जो है आपके पास वो xd की जगह आप डेल्टा पुट कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशंस अगर आप इधर पुट करें अपनी इक्वेशन में, तो उसके बाद ये एक शक्ल आपकी बनती है जिसमें राइट हैंड साइड पे जो x का क्यूब है, x चूँकि आप ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ x, तो x का क्यूब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t को ना, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर आ रही है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t होगा, t जो है वो ln ऑफ x को शो करता है। तो ये सब्स्टिट्यूशंस हम इधर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व, इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, जब पहले सब्स्टिट्यूशंस की फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड को आपको पता 0 कर देंगे, तो आपके पास ये एक शक्ल बन जाएगी, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर -3 डेल्टा +2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी दो फैक्टराइजेशन करेंगे तो डेल्टा -1 इंटू डेल्टा -2 दो पार्ट्स बनेंगे, और दो ही इसके फिर आपके रूट्स निकलेंगे, d जो है वो 1 और 2 के बराबर होगा। तो फिर आपका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो भी दो हिस्सों पे कंसिस्ट करेगा, एक c1 के साथ एक c2 के साथ। c1 जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ t को शो करेगा, और c2 जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t को शो करेगा, क्योंकि जिसमें 1 होगा वो t के साथ होगा, जिसमें 2 रूट है वो 2t के साथ होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ t जो है वो हमारे पास, चूँकि t जो है वो ln ऑफ x को शो कर रहा था, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ t को हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास इसको हम x को कह सकते हैं ना,
क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ टी जो है वो एक्स को शो करता है, क्योंकि एक्स जो था वो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स को शो कर रहा था, और यहाँ से ln ऑफ एक्स जो था वो टी को शो करता है। तो आपको पता है ना ln जो है वो एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो ln ऑफ एक्स है बेसिकली ये आपको देता था x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी। जब ये उधर जाता था ना तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ टी बन जाता था। तो ये फॉर्म जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ टी की यहाँ से आपने यूज़ की ना एक्स की वैल्यू। तो ये जो है ये एक्सपोनेंशियल ऑफ टी जो है वो एक्स को शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t जो है वो आपके पास वो एक्स स्क्वायर को शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इसकी आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया। उसके बाद आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में आप क्या करेंगे कि आपको पता है फिर राइट हैंड साइड को हम जीरो नहीं करते, और ये एक्स क्यूब की जगह आप क्या राइट हैंड साइड पे आप करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t, क्योंकि आप एक्स को जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ टी कह रहे हैं ना, तो एक्स क्यूब का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t, और डिवाइडेड बाय ये जो पूरी टर्म जो इसके साथ थी y के साथ वो जो है वो इस तरफ आ जाएगी। तो डिवाइडेड बाय आपने ये जो y की फॉर्म ये वाली बनाई थी ना, पहले तो ये इक्वेशन थी ना, इसमें y अलग नहीं था। नेक्स्ट इक्वेशन में जब आपने इसको इस फॉर्म में लिखा था, यहाँ से आप y से उसको अलग कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई और इसी सारी टर्म y के साथ वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को जब आपने डेल्टा स्क्वायर इस तरह फॉर्म में लिखा था -3 डेल्टा और +2 इस फॉर्म में जब आपने उसको लिखा है, ये फॉर्म थी वो ये वाली बेसिकली, जब हमने उसको सब्स्टिट्यूशंस करके इस फॉर्म में निकाला था। तो बेसिकली इस इक्वेशन में से हम अब y कैलकुलेट कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो y इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t ओवर ये जो टर्म है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी, और इसमें जो डेल्टा की वैल्यू है वो 3 पुट करेंगे, उसी तरह जैसे हम पहले जब d के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में करते होते थे तो d की वही वैल्यू लेते होते थे ना, जो उसके साथ आ रही होती थी, जो हमारे पास d की वही टर्म आती थी जो ऊपर एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रही होती थी, ठीक है ना। तो ये जो हमने पीछे प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें हमने देखा कि जब हम d कंसीडर करते होते थे तो जो ऊपर एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी पावर में आ रही होती थी टर्म वो हम d को लेके देखते थे। इसी तरह डेल्टा की भी आप वही वैल्यू लेंगे जो ऊपर एक्सपोनेंशियल के साथ टर्म आ रही है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के साथ चूँकि 3 आ रहा है तो डेल्टा को हम 3 कंसीडर करेंगे ना, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9 हो जाएगा, और -3 3 = 9 और +2 इसको इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। सो जो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t और डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा, और एक्सपोनेंशियल ऑफ 3t जो है वो जारी सी बात है वो एक्स क्यूब को शो करेगा, बिकॉज x जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ t को शो कर रहा है। तो ये एक्स क्यूब ओवर 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब इन दोनों को आप सम कर लेंगे तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने क्या निकाला था, ये c1 और +c2 की फॉर्म में, और उसके बाद आपके पास ये जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल इनका सम करेंगे तो आपके पास टोटल जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इस एलर जो कॉशी एलर इक्वेशन का। तो जब इस फॉर्म की इक्वेशन होगी, कॉशी एलर इक्वेशन इस फॉर्म की होगी जिसमें मिक्स y अलग से नहीं था आपके पास ना, आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म थी, एक्स की टर्म थी, और फिर y की टर्म थी, और इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था। तो फिर आप क्या करते होते हैं, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ये डिफरेंशियल को, और dy/dx को एक्स डी की फॉर्म में लिखेंगे, x इंटू dy/dx को xd लिखेंगे, और 2 के साथ फिर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे जो है वो y की टर्म ना। तो इस तरह से जो y वाली टर्म है समय से ये जो डी स्क्वायर व डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर और d/dx की जगह d लेते हैं, और उन सब में से y कॉमन ले लेते हैं। तो फिर ये जब कॉशी एलर की फॉर्म बनेगी तो फिर हम ये वाली सब्स्टिट्यूशंस लगा के और डेल्टा की वैल्यू इसमें पुट करके तो इस तरीके से हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे ये और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आप ट्राई करें। ये भी कॉशी, क्योंकि ये देखिए y इसके साथ मिक्सअप है ना, अलग से नहीं है, इस इक्वेशन में भी y इसके साथ है। तो पहले आप इसी तरह जैसे इधर आपने की है y को अलग करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट जो है सब्स्टिट्यूशंस लगा के डी स्क्वायर की फॉर्म में और डी की फॉर्म में करके इसको, और उसके बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूशंस लगा के तो आप इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो ये अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे करें तो ये कॉशी एलर इक्वेशन आप इसमें से इस तरह सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जनरल सोल्यूशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये आप एज अ प्रैक्टिस करें। और उसके बाद ये वर्साकियन की एक टर्म है वो आप देख लें, छोटी डेफिनेशन है कि अगर y1 और y2 टू डिफरेंशियल फंक्शंस हैं x के ऑन इंटरवल आई, देन वर्साकियन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस तरह से, y1 और y2 का सेकंड डेरिवेटिव माइनस y1 का डेरिवेटिव इंटू y2, और वो इसके बराबर होता है। तो ये वर्साकियन उन्होंने 2 डायमेंशन में 2 डिफरेंशियल फंक्शंस के लिए किया था, और अगर 3 डिफरेंशियल फंक्शंस हैं आपके पास, डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं y1 y2 y3, तो फिर वर्साकियन जो ये डिटर्मिनेंट इस तरह से बनता है y1 y2 y3 का। और 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए वर्साकियन का ये डिटर्मिनेंट जो है वो 2 × 2 की फॉर्म में बनता है।
ठीक है ना। तो ये 3 × 3 का फंक्शन बनता है 3 डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए। तो ये वर्सकियन की जो बात है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब आपका मंडे को होगा उसमें हम ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और 2 मेथड देखेंगे और फाइंडिंग का जो है सेकंड सोल्यूशन, ये दोनों मेथड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्सकियन की टर्म आएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने कैसे लेके चलना है। तो आई होप जो जितना हमने आज पढ़ा है इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो नाम ही प्रैक्टिस का है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एज अ इन प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आप आराम से इन चीज़ों को समझ सकें। और अभी आपके पास 3-4 दिन है इस वीक के, तो रोज़ के 5 to 10 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट किया करें इन प्रैक्टिस। तो इंशाल्लाह आपको होपफुली ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।